इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद कुमार जी मौजूद हैं, जो एक डिटेल्ड एक व्याख्या हमें देंगे कि इस फैसले को किस तरह से समझा जाए और इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या असर है। मोटे तौर पे आप जानते हैं कि ये 7 जजों की बेंच का फैसला है और 6-1 से ये जजमेंट आया है। अरविंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस जजमेंट का सारा इम्प्लीकेशन और इस जजमेंट को किस तरह से समझा जाए, दोनों पक्ष को हम आपसे जानना चाहेंगे। अरविंद जी, आप तक आवाज़ जा रही है? हेलो। यस अरविंद जी, प्लीज़ गो अहेड। आवाज जा रही मेरी? यस, यस, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। हेलो। सबसे पहले तो धन्यवाद दिलीप जी कि आपने जो है इस पर एक एज यूजुअल पहले की तरह आपने जो है इस इशू पर एक लीड लिया और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने ये ट्विटर स्पेस आयोजित किया और तमाम सारे लिसनर्स को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। सो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो ये सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट है, ये बेसिकली इस पर पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि ये संविधान को बदलना है दरअसल। और बहुत लंबे समय से लगातार लोग जो है गवर्नमेंट वगैरह को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार संविधान बदल रही है। लेकिन एक्चुअली में लोगों को ये पता नहीं है कि संविधान जो है कैसे बदला जा रहा है। और सबसे बड़ा जो सब सब लोगों को लगता है कि दरअसल सरकार बदल रही है संविधान। लेकिन तो संविधान जो है दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदला जा रहा। और ये जो ये नया जजमेंट है जिसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट को सब क्लासिफाई 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में विभाजित करने का जो जो जजमेंट है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण जो है ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और रिजर्वेशन की हिस्ट्री में ये जजमेंट जो है सबसे ज्यादा रिग्रेसिव जजमेंट है आज आज तक। जितने भी जजमेंट आए हैं, सबसे पहला रिजर्वेशन के खिलाफ जो जजमेंट था वो जजमेंट था चंपकम दुरई राजन का जजमेंट जो 1951 में आया था। उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ था और फिर जो है लगातार आते रहे जजमेंट, जिसमें ये जो है सबसे रिग्रेसिव जजमेंट है among them several other things. सो इस इशू के थोड़ा सा हम लोग अगर ब्रीफ में चले जाएं, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहली बार अभी जल्दी इनलिस्ट हुआ था 6-7 महीना पहले, तो इस मामले पर पहली जो ये एक ऐसा मामला था पूरे मतलब अभी देश में पिछले 10 सालों में खासकर जितनी के कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई हैं, उन सारी कोर्ट केसेस में कुछ वकील हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। जैसे कि कपिल सिब्बल, वो जो है हमेशा से ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं कोर्ट में। लेकिन तो ये एक ऐसा मामला था जिसमें कि कपिल सिब्बल, सॉलिसिटर जनरल, सब लोग एक पक्ष में खड़े थे। और पहले दिन तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन तो इस पर आर्ग्यू करने के लिए ही कोई नहीं खड़ा था। मैं मीन्स इसका अपोज करने के लिए कोई नहीं खड़ा था। फिर बाद में जब हम लोग थोड़ा मतलब सा ऐसा कोई एक्टिव हुए, वकील ही नहीं था जो शेड्यूल्ड यस, कास्ट के आरक्षण के बंटवारे के खिलाफ खिलाफ खड़ा, बोले। यस, सारे यस, पक्ष इस मामले में एकजुट एक हो गए। एकजुट थे। मतलब और सारे ये, जो बड़े वकील हाँ, जिसको हम मानते हैं। बड़े वकील जिसको हम जानते हैं। बाद में जो है उसमें प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार आए और जो है के एस चौहान जी गए, हमारे अपने दोस्त नितिन मेश्राम जी खड़े हुए, कुछ कुछ जो है 5-6 वकील खड़े हुए। और इस केस की हियरिंग, इसको पूरा
मतलब थोड़ा-सा। अरविंद जी, प्लीज होल्ड फॉर सेकंड। जो लोग भी इसको सुन रहे हैं और उनको लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, बड़ा फैसला है, तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इसको शेयर कर लें अपने ट्विटर पे, तो आपके दोस्तों तक भी ये बात चली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि अरविंद जी बता रहे हैं, कि पिछले लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ ये सबसे बड़ा फैसला है, जो आपकी लाइफ को सीधा इम्पैक्ट करने वाला है। शुक्रिया। अरविंद जी, प्लीज कंटिन्यू। सो सबसे पहले हो क्या रहा था कि देखिए, जो भी एक्ट होता है या सम कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंटरप्रिटेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल या संसद द्वारा बनाया गया कोई एक्ट जब कोर्ट में चैलेंज होता है, तो उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, सरकार के वकील की होती है। सरकार के वकील मतलब अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये जो है भारत सरकार में होते हैं, और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यों में होता है, और अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं। सो ये एक ऐसा केस था जिसमें कि जिसमें कि सरकार ने पहले ही, सबसे पहले सरकार ने ही सरकार के जो दोनों वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि जी हम तो सब क्लासिफिकेशन का विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि आप तो ऐसे भी समझ लीजिए कि 70 साल में जो है, जो आपको एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उस पोजीशन को डिफेंड करना जरूरी होता है। दूसरी चीज है, गवर्नमेंट की तरफ और तमाम जो है राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग वकील अपीयर हुए थे, जिन लोगों ने इसको आर्ग्यू किया। तो कुल मिला के बात ये रही। मैं मैं जो है, जो इसमें एक जो सीधा सीधा दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे इसको हम देखें कि कैसे ये संविधान को बदल देने की कोशिश है। सो जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है, वो आर्टिकल शेड्यूल कास्ट की आर्टिकल 341 में है, और शेड्यूल ट्राइब की 342 में है, ओबीसी की 340 में। सो जो ओरिजिनल जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट का प्रावधान संविधान में किया गया था, तो उस समय ये बात आई थी कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में परिवर्तन कौन कर सकता है। सो आप वो पूरा डिबेट पढ़ेंगे। सो डिबेट में ये बताया गया कि जो है, परिवर्तन करने का हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मैकेनिज्म बताया था, और मैकेनिज्म ये था कि शेड्यूल कास्ट का जो भी मामला होगा, उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक स्पेशल अफसर नियुक्त होगा, जो कि बाद में जिस आर्टिकल में वो स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी, वो आर्टिकल बाद में उसको अमेंड करके एक कमीशन बना दिया गया, जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन एग्जिस्टेंस में आया। उसको ये जिम्मेदारी थी कि ये जो है रेकमेंड करेगा, और रिकमेंडेशन करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने जो भी रिकमेंडेशन होगा, उसको उसको उसे पार्लियामेंट लागू करेगी या कानून बना के लागू करेगी। ये बात संविधान बनते समय ये बात की गई थी कि क्या ये लिस्ट को राज्य की सरकारें भी कर सकती हैं? क्या राज्य की सरकारें भी कुछ अमेंडमेंट कर सकती हैं? सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर बहुत एकदम क्लियर कट ये चीज मना किया गया था। कहा नहीं, राज्य सरकारों के दरअसल लोकल पेटी इश्यूज होते हैं, लोकल पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कि किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, एक शेड्यूल कास्ट की एक कम्युनिटी उसके खिलाफ वोट दे रही है, दूसरी कम्युनिटी उसके खिलाफ वोट दे रही है, या लोकल क्लैशेस हैं कम्युनिटीज के बीच में। वो क्लैशेस जो है, गवर्नमेंट के डिसीजन को, लोकल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस गवर्नमेंट के डिसीजन को सेव कर सकते हैं। इस वजह से सरकारों को, राज्य की सरकारों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में किसी भी तरीके का इंटरवेंशन करने की पावर नहीं दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। नाउ अब ये कह रहे हैं कि इस जजमेंट में कहा गया है कि नहीं,
जी, जब गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकारें जब जब रिज़र्वेशन लागू कर रही होंगी बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सिटीज़न्स को, तो वो शेड्यूल कास्ट में भी एक सेक्शन को बैकवर्ड कास्ट, एक सेक्शन को जो है बैकवर्ड फर्दर बैकवर्ड कास्ट आइडेंटिफ़ाई कर सकती हैं। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने क्या किया है कि जो संविधान का आर्टिकल 16 है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट्स कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ऐसे लिखा हुआ है। उसको जो है, इन लोगों ने क्या किया है कि उसे कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर भी एक बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन लिखा हुआ है। ऐसे देखने में लगता है कि ये संभव था। लेकिन तो जब दोबारा से आप ओरिजिनली जो है इस इशू पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ेंगे, तो वहां पर जब पहले ड्राफ्ट में आर्टिकल 16 बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन नहीं था, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन बाद में जब ये बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन जुड़ा, तो शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स को इस बात की चिंता हुई, और वो चिंता ये हुई कि जो है कि क्या होगा कि बैकवर्ड क्लास शब्द जोड़ देने की वजह से जो शेड्यूल कास्ट है, जो जिसका जिसका क्राइटेरिया अनटचेबिलिटी है, जिस अनटचेबिलिटी की क्राइटेरिया पे बना हुआ है, उस क्राइटेरिया को बैकवर्ड क्लास का क्राइटेरिया उठा के शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करने की कोशिश की जाएगी। और हालाँकि वो अमेंडमेंट जो है, उस समय जब बातचीत हुई तो लोगों ने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो है इट हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग। और आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के रिज़र्वेशन के लिए इस वजह से संविधान में दूसरे आर्टिकल्स हैं जो कि इसको मैंडेटरी करते हैं कि रिज़र्वेशन उनका लागू होगा। बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोर्ट ने क्या किया कि जो एस्पर्जन उस समय उस समय जो है संविधान निर्माताओं ने जो जो डर था उनका, वो पूरा काम पिछले बल्कि 30 सालों से सुप्रीम कोर्ट वो लगातार कर रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट कर ये रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट की डेफिनीशन बदल देना चाहता है। जैसे जब जब कोई भी समुदाय आइडेंटिफाई होता है, कोई भी ग्रुप, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के बेसिस पर इस क्लास का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जब आप देखेंगे, तो 1932 में ये लिस्ट पहली बार बनी थी, उसमें एक 9 क्राइटेरिया हैं। उन 9 क्राइटेरिया के बेसिस पर शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी है। उसमें कोई बैकवर्डनेस क्राइटेरिया नहीं है। जो जितने भी क्राइटेरिया हैं, उसका आउटकम एक बैकवर्डनेस एक आउटकम हो सकता है। लेकिन तो जैसे इलिटरेसी एक आउटकम हो सकता है उसका, लेकिन इलिटरेसी से शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन नहीं तय किया गया है, या नहीं तय किया गया था। पिछले 1990 के बाद से इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कर रहा है कि वो उसके जो शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया है, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि बैकवर्डनेस को डिफाइन करने के लिए हमने ये 4 तरीके दिए हैं, 4 आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स दिए हैं। सो कोर्ट कर ये रहा है कि कह रहा है कि वो ये 4 आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स सारी क्लासेस पर लगेंगे। ओबीसी पर लगेंगे, या जो है शेड्यूल कास्ट पर लगेंगे, और वो शेड्यूल ट्राइब पर लगेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इंदिरा साहनी के जजमेंट में कह दिया कि ठीक है, रिजर्वेशन तो अलाउड होगा, लेकिन तो प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं अलाउड होगा। सो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो 1950 से प्रमोशन में रिजर्वेशन पा रहे थे, वो अचानक से इंदिरा साहनी के जजमेंट से इन्होंने खत्म कर दिया।
और तो फिर जो अरविंद, ये है तो बहुत दिलचस्प बात हो गई कि हाँ, केस गया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यस, और जजों ने फैसला दे दिया शेड्यूल कास्ट के खिलाफ। शेड्यूल कास्ट, यस, इनका इनमें से लेना देना उस सी तरह से डायरेक्ट रूप से नहीं था, नहीं और एक था, तरह से शेड्यूल्ड कास्ट को एक और बैकवर्ड कास्ट के तौर पर, बैकवर्ड क्लास के तौर पर आइडेंटिफाई कर दिया। और यस, इसकी वजह से, क्योंकि ओबीसी में आप बाइफर्केशन कर सकते हैं, तो इसी का उन्होंने एक्सपोलेट कर दिया कि बैकवर्डनेस है, तो इसको हम यहाँ पर भी बैकवर्डनेस कर देंगे, जबकि जो इन 9 क्राइटेरिया के आधार पर शेड्यूल कास्ट बना है, हाँ, उसमें बैकवर्डनेस, गरीबी, अशिक्षा, हुँ, नौकरी में हिस्सेदारी है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, ये सारे क्राइटेरिया नहीं है। नहीं मतलब है, मुख्यतः यस। सारे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया है कि कौन पानी पीता है, पिलाता है, वगैरह वगैरह। तो वो 9 क्राइटेरिया। एनीवेज, प्लीज कंटिन्यू। ये सो ये जो है कोर्ट लगातार ये करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, उनको आप 10 नामों से बोल सकते हो। उनको कह सकते हो कि बैकवर्ड क्लास हैं, दलित कहते हैं लोग, फिर जो है हरिजन कहते हैं, बहुत ढेर सारे नामों से आप उनको कह सकते हो। लेकिन तो अगर आपने एक एक क्लास को मान लीजिए कि कहें दलित है, दलित टर्म जो है वो 1972 में उसकी एक डेफिनीशन दी गई कि ये 7-8 क्राइटेरिया होंगे, इसके बेसिस पर किसी को दलित कहा जाएगा। लेकिन तो उससे उस क्राइटेरिया से आप जो है शेड्यूल कास्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ क्या कोशिश कर रहा है कोर्ट कि जो 1900 जो ओबीसी को डिफाइन करने का जैसे कि लोगों को अब जस्ट कुछ ऑडियंस नए होंगे उनके लिए बता दूं कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें 3 क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस को कौन होंगी ये पता नहीं था उस समय। तो उसके लिए जो है संविधान निर्माताओं ने कहा ठीक है, गवर्नमेंट फ्यूचर में जो है एक कमीशन बनाएगी और वो कमीशन जो है आइडेंटिफाई करेगा, फिक्स करेगा कि क्राइटेरिया क्या होगा बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन करने का। सो कमीशन बना, कमीशन ने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया, वो क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सो जब वो क्राइटेरिया चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ उसके लेकर जजमेंट दिए कि ये क्राइटेरिया होंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के। नाउ गवर्नमेंट कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो हमने क्राइटेरिया दिया है अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए या जो हमने इंडोर्स किया है वही क्राइटेरिया जो है शेड्यूल कास्ट पे भी लागू होगा और वही क्राइटेरिया शेड्यूल ट्राइब पे भी लागू होगा। ये जो है एडिशनल फैक्टर्स है और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है। इस वजह से प्रॉब्लमेटिक बात है, एक तो ये है कि ये कोर्ट का काम नहीं है। क्लास कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सारा जो है ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं, स्टडी कराए, एक्स, वाई, जेड वो तमाम चीज़ें करा सकती है। सो खैर, अब आते हैं हम ये एक इश्यू हो गया। दूसरा इश्यू ये हो गया कि पिछले कुछ समय से आई थिंक 20 सालों से ये लगातार कोशिश हो रही थी, 2 जगह से कोशिश हो रही थी कि जो है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को 2 भागों में विभाजित किया जाए। 2 राज्य वो थे, एक राज्य था आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य है पंजाब। सो आंध्र प्रदेश में 2 कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। माला और मादिगा नाम से 2 जातियाँ हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो है उस वजह से वो जो वहाँ की दोनों पार्टियां हैं वो एक एक दूसरी कास्ट का के फेवर लेती हैं। सो उन लोगों ने क्या किया कि वहां पर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को डिवाइड करने की कोशिश किया। सो ये इस डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहले गया ये केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक ईवी चिनैया नाम से जजमेंट आया था आई थिंक 2006 में। हाँ, उसने पांच इसको पांच जजों का जजमेंट था वो, हाँ, फाइव 5 जज जजों बेंच का। का हाँ। जजमेंट था आई थिंक। जस्टिस के जी 2000। बालाकृष्णन उसको लिखे रहे होंगे। तो उन्होंने राइट। ये जजमेंट दिया था जिसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेसिस पे बताया था कि उन्होंने कहा कि
जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है दरअसल, उन्होंने कहा वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस बेसिस, इस बेसिस पे बताया कि होमोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ द क्राइटेरिया व्हिच हैज बीन फिक्स्ड। अगर अगर किसी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए 9 क्राइटेरिया, मतलब शेड्यूल कास्ट में वही जातियां हैं शामिल जो कि जो 9 क्राइटेरिया 1932 में फिक्स किए गए थे, वो 9 के 9 क्राइटेरिया को फुलफिल करती हूँ, तभी वो शेड्यूल कास्ट में शामिल हो सकती थी। अगर कोई एक जाति वो 9 क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करती थी, एक क्राइटेरिया मान लीजिए मिस करती थी, तो वो शेड्यूल कास्ट में नहीं शामिल हो सकती थी। ये तो इस बेसिस पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है होमोजेनिटी डिफाइन की गई थी। उसको ईवी चिनैया ने अपहेल्ड किया था। मतलब ईवी चिनैया जजमेंट में ये पाया गया कि एक तो मीन्स शेड्यूल कास्ट की लिस्ट जो है होमोजीनियस है, होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ दिस। और दूसरा जो है मीन्स दूसरा उन्होंने कहा कि मीन्स आप इसको सब क्लासिफाई नहीं कर सकते, दो तीन पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन का एक दूसरा जो आर्गुमेंट आया है, वो आया है पंजाब से। और इसको भी बहुत ठीक से समझने की जरूरत है कि पंजाब में दूसरे तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, और वहां कॉन्फ्लिक्ट है रिलीजियस लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट है। वो रिलीजियस लाइन पे, इस लाइन पे कॉन्फ्लिक्ट है कि जो शेड्यूल कास्ट हिंदू हैं और जो शेड्यूल कास्ट अनटचेबल्स हैं, मतलब सिख रिलीजन सिख में सिख सिख हैं, हाँ। सिख सिख कन्वर्ट हुए हैं। ओरिजिनली वैसे भी आप लोगों को बता दूं कि जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनी थी, तो सिख जो है, जो जो अनटचेबल्स सिखिज्म में कन्वर्ट कर गए थे, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं शामिल किया गया था। लेकिन तो 1950 में जब जब संविधान बन रहा था, तो उस समय जो है सिख मेंबर्स ने डिमांड किया और कहा कि दरअसल दरअसल जो है हमारा जितना भी सिख जहां रहने वाले थे, वो प्रदेश तो पाकिस्तान में चला गया, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, थोड़ी सी जगह हमारी बची है। सो ऐसे में यहाँ पर अगर शेड्यूल कास्ट की सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इस वजह से पंजाब में जो है शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ना लागू किया जाए। और अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन पंजाब में लागू किया जाता है, तो कुछ जातियां जो जो सिखिज्म में कन्वर्ट की हैं, उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। ये जो है इस तरह का एक डिमांड रखा था। और फाइनली संविधान सभा में इस पर एग्री हुए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको शामिल कर दिया जाए। लेकिन तो वो टेंशन पंजाब में जो सिख कन्वर्ट हो गए थे, जो जो शेड्यूल कास्ट की जातियां सिखिज्म में कन्वर्ट हो गई थी, और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हिंदुइज्म की हैं, उनके बीच में एक कॉन्टिन्यूअस जो है टेंशन लगातार बनाए रखने की कोशिश हुई है। सो पंजाब में जो है जो अकाली पार्टी रही है, या जो भी सिख डोमिनेटेड पार्टीज रही हैं, उन लोगों की एक ये कोशिश है रही है कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके इस लाइन पे डिवाइड कर दें कि सिखों वाली जातियां एक तरफ हो जाएं, और जो है जो हिंदू जातियां हैं वो एक तरफ हो जाएं। मतलब इफेक्टिवली वो रिलीजियस डिवीजन हो, लेकिन जो है देखने में लगे कि नहीं, ये जो है ये तो ऐसे है। तो ये एक पंजाब की पॉलिटिक्स है। इसी पंजाब ने ये इसको किया भी था, बीच में कोशिश करने अरविंद की अरविंद जी, कोशिश। सॉरी, मतलब अब मोटे तौर पर एक छोटा सा इंटरवेंशन है जी। कि अब इस जजमेंट के बाद इफेक्टिवली पंजाब में रिलीजियस डिवीजन हो यस, जाएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, और यस, वहाँ की अब गवर्नमेंट इसको करना चाहेगी। तो हम इसको यस, इस तरह यस, से समझें क्या? यस, यस, बिल्कुल, 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 100% इसको ऐसे ही समझिए कि पंजाब में जो है अब जो शेड्यूल कास्ट का है, वो रिलीजियस लाइन पे डिवीजन पॉसिबल है। बस उसमें करना केवल ये है
कि जैसे सारी सिखों की जातियों को एक तरफ कर दीजिए और हिंदू शेड्यूल कास्ट की जातियों को एक तरफ कर दीजिए। बस एक शेड्यूल कास्ट की हिंदू जाति को 1-2 जाति को पहले वाली में डाल दीजिए और 1-2 को उधर से इधर डाल दीजिए। बस वो दिखाई नहीं देगा कि जब कोई कहेगा कि रिलीजियस डिवीज़न है तो कह दीजिए नहीं देखिए ये शामिल है। जैसे बंगाल में ओबीसी हाँ, की ममता बनर्जी थी, ने जिस तरह से मुसलमानों को अलग से ओबीसी आरक्षण दिया, ओबीसी में किया। उसमें यस, यस। 4-5 छोटी संख्या वाली ओबीसी जातियों को डाल दिया। तो अब वो यस, मुस्लिम कोई क्लेम करे कि नहीं मुस्लिम आरक्षण आपने दिया, तो कहेंगे नहीं, वो नहीं माना इसमें तो जी। जी 2-4 हिंदू हिंदू जातियाँ 2-4 भी हैं। हिंदू, हाँ, हाँ। तो उधर ये आपने जो कोई है 25-30 जातियाँ मुसलमानों की डाल दी, तो हाँ, मुस्लिम आरक्षण दे दिया आपने इफेक्टिवली यस, यस, यस। 17% तो और उसके तो बाद आपने 2-3 इधर की हिंदू जातियाँ डाल दी दिखाने के लिए कि भैया हम हाँ, देखो ये धार्मिक आरक्षण नहीं है जी। हाँ। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो है डिमांड कहीं यूपी, बिहार, झारखंड इन सारी जगहों से आई है। सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डिमांड जो है 2 जगह से आई थी और 2 लाइन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट से आई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है जो जो लोकल जैसे जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट था, वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को टेम्पर कराएगा। ये जो आइडिया था संविधान निर्माताओं का कि इस वजह से राज्यों को ये पावर नहीं दी जानी चाहिए, ये राष्ट्रपति के पास ही पावर होनी चाहिए, उसको जो है इन्होंने टिंकर कर दिया और इसका लॉन्ग टर्म बहुत भयानक इम्पैक्ट हो सकता है। हमने देखा कि मणिपुर में कैसे जो है शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का जजमेंट जो है वो प्रॉब्लम उसको जो है उसने कितना बड़ा वायलेंस क्रिएट किया। सेकंड चीज है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? सो कॉन्सिक्वेंस जो है पहला कॉन्सिक्वेंस जो सबसे डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है जो मैं लगातार कह रहा हूं कि हमारे देश में लगातार कहा जा रहा है कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि संविधान किससे बचाना है। और अब जो है ग्लोबली लगभग लगभग दुनिया भर में ये एक्सेप्ट किया जाना शुरू हो गया है कि संविधान जो है जो परिवर्तन हो रहे हैं वो संशोधन करके नहीं हो रहे हैं। इंक्रीजिंगली नाउ संविधान इंटरप्रिटेशन से बदले जा रहे हैं और ये जो है हमारे यहाँ भी वो एक कोशिश है। इस मेथड से संविधान बदलने की में दिक्कत क्या है कि इस मेथड से संविधान बदलने में दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ 200-300 जजेज जो है 200-300 परिवार जो कि इसेंशियली अपर कास्ट परिवार हैं, उन्हीं से जजेज अपॉइंट होते हैं, उन्हीं के अंकल ताऊ ये वो हैं, सब लोग हैं। सो आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ भी वो कर लेंगे और उसे जो है वो बड़े आराम से लागू कर देंगे। जैसे इस जजमेंट में एक चीज सब क्लासिफिकेशन के अलावा एक चीज और भी कहा गया। वो कहा गया कि जी सरकार जो है हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। आप सोचिए कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में अदर बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया था। वो कह रहे हैं कि इसको भी लागू कर सकते हैं। और ये कैसे हुआ? ये हुआ यूं कि 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें जिसको लिखा है जस्टिस रोहिंगटन नारीमन ने जो पारसी समुदाय के हैं और आप लोग जानते हैं कि पारसी समुदाय जो है देश का बहुत ही पावरफुल बिजनेस समुदाय रहा है और सुप्रीम कोर्ट को पारसी लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, वो ऐसा मतलब मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 लाख की आबादी है पारसियों की, 1 लाख की लेकिन आबादी। यस, सुप्रीम कोर्ट में आज तक शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पारसी जज ना हो। यस। सो हमेशा एक और पारसी सबसे जज रहता। पावरफुल 4-5 वकील पारसी ना हो, ये यस, हुआ है। तो यस, पारसी जज कितने पारदी रहता है। वाला हाँ, पारदी अभी जैसे देखिए पारदी वाला एक रोहिंटन नारीमन गए, उसके पहले पारदी वाला आ गए, ठीक है? एक पारसी और हाँ, तो वो चूँकि एक पावरफुल बिज़नेस कम्युनिटी है, उसको उसको जो है वहाँ से एक जज रहता ही रहता है। सो रोहिंटन नारीमन ने वो जजमेंट लिखा है। और वो जजमेंट एक्चुअली है प्रमोशन में रिजर्वेशन पर। सो इन्होंने कहा कि जी प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्राइटेरिया लगा दिया। कहा कि आपको साबित करना होगा क्वांटिफिएबल डेटा से कि ये जो है जो जो जातियों को शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये बैकवर्ड है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां।
फिर उन्होंने कहा कि आपको साबित करना होगा कि इससे मेरिट एंड एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होगी। ऐसे-ऐसे 4 क्राइटेरिया लगाए। बाद में एक क्राइटेरिया को बदल दिया। कहा कि जब किसी को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाता है तो उसका मतलब ही होता है कि वो बैकवर्ड है। तो उसको फर्दर बैकवर्डनेस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक और भी चीज़ कहा गया था कि जो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि वो इक्वालिटी स्थापित करने के लिए है और इस वजह से क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को शेड्यूल कास्ट में भी लागू किया जा सकता है। और केवल इतना ही नहीं बोला रोहिंटन नारीमन ने, बल्कि ये भी लिखा कि शेड्यूल कास्ट में अगर इसको सरकार नहीं करेगी तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम कर देंगे। ठीक है, ये जो है जजमेंट दिया था उस समय रोहिंटन नारीमन। उस पर मैंने वो एक दो आर्टिकल लिखा है कि जो है एक आध होगा, शायद इस टाइटल से होगा कि जवाब कम सवाल ज्यादा करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शायद इसी नाम से दो तीन जगह पब्लिश हुआ रहा होगा वो 2018 में आर्टिकल। फिर अब देखिए कि इस वाले जजमेंट में इन्होंने एक ये भी चीज कहा कि जो जो जर्नैल सिंह जजमेंट है जिसमें कि हमने कहा कि शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर लागू हो सकता है, अब उसको दोबारा से 4 जजेज ने बोला कि नहीं जी, इसको सरकारों को शुरुआत करना चाहिए क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करके लागू करने के लिए। वो कह रहे हैं कि कुछ-कुछ परिवार जो है, कुछ-कुछ परिवार ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। ये तब है, जब आप सोचिए कि रोज़ आप सुनते हैं कि देश में रोज़ वैकेंसीज़ आती हैं, एवरी डे दिस इज़ न्यूज़, जिसमें ये बताया जाता है कि जी आप तो नॉट फाउंड सूटेबल, कैंडिडेट नॉट फाउंड सूटेबल, एनएफएस जिसको बोलते हैं, एनएफएस। रोज सो रोज एक हर दिन हर दिन हर हर दिन की एक दिन खबर। किसी न किसी राज्य और केंद्र की यूनिवर्सिटी में और हाँ, विभिन्न पदों पर ये आएगा कि नॉट फाउंड सुटेबल है। 300 कैंडिडेट बेशक बेशक आ जाए, बेशक आ जाए। तो हाँ, 300 पीएचडी आ जाएंगे तो भी वो कहेंगे कि ना, नॉट नॉट, फाउंड सूटेबल। ठीक है। उसकी वजह नहीं बताएंगे। अब इसमें एक जो 3 जो मेजर प्रॉब्लम है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो मैंने वो बताया ही कि कैसे जो है जो सरकारें हैं वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल कास्ट में फर्दर बढ़ाएँगी इस जजमेंट से। तीसरी चीज़ ये है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसका डर है, वो है कि आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ जो प्रोहिबिट करता था, उस आर्टिकल को पिछले 2 जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने लगभग किल कर दिया है। मतलब उस आर्टिकल का संविधान में रहने का और न रहने का अब बहुत मतलब रह नहीं जाता है। ये पहला काम किया ईडब्ल्यूएस जजमेंट में, क्योंकि जो शेड्यूल का जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है उसमें लिखा गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग जो है इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे ईडब्ल्यूएस में। सो जब आप कोई क्राइटेरिया बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, नई लिस्ट, और उसमें एक्सप्लिसिटली किसी को एक्सक्लूड करते हैं, दो चीज है। एक तो कानून उस पर चुप रहे कि बोले ही ना कि इसमें से आपको शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाए, कुछ नहीं लिखा है। तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, कुछ लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जी इसमें तो एक्सक्लूड किया जा रहा है। नहीं, एक्सक्लूजन इस्टेब्लिश तब होता है जब उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे सीएए है, सीएए में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश और इन इन तीन तीन देशों से जो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और ये हैं, ये आएंगे तो उनको इस कानून के तहत सिटीजनशिप दी जाएगी। तो यहाँ जो है, जो लिखा गया है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं गया है कि जो है मुस्लिम्स को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट में जब नहीं लिखा हुआ होता है तो उसको क्लियरली आप एक्सक्लूजन जो है डिमॉन्स्ट्रेबल नहीं माना जाता है। ईडब्ल्यूएस में वो लिखा हुआ था। ऐसे में आर्टिकल 15 उस पर लागू होता था।
सो इन लोगों ने क्या किया कि चूँकि ईडब्ल्यूएस को पास तो करना ही था, तो इन्होंने कहा कि जो संविधान में संशोधन होता है, उसको टेस्ट करने के लिए कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन दिया है। कहा है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, बस बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। क्या-क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उन्होंने कहा हम खुद बताएँगे, समय-समय पर बताएँगे। अब देखिए, जब ईडब्ल्यूएस का मैटर आया, आर्टिकल 15 को वायलेट करता था, तो उन्होंने कहा जी ईडब्ल्यूएस तो आर्टिकल 15 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही नहीं है। ठीक? तो मतलब इसका ये मतलब है कि हुँ, सरकार कोई भी अमेंडमेंट कानून नहीं, याद रखिए, कानून को टेस्ट करने के लिए आर्टिकल 15 लागू होगी। लेकिन तो संविधान संशोधन को टेस्ट करने के लिए आर्टिकल 15 नहीं लागू होगी। हुँ, ये मतलब ये पिछले 5-6 सालों में हो सकता है कि मेरी रीडिंग बहुत उतनी शार्प नहीं हो ईडब्ल्यूएस जजमेंट को लेकर, लेकिन तो आप लोगों को इसको एक बार देखना चाहिए और हमेशा इम्प्लीकेशन देखना चाहिए कि इम्प्लीकेशन सोचना चाहिए कि ये कोर्ट कह रहा था, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा। सो अब कल को जो है वो एक्ट पास कर दे, बस केवल पार्लियामेंट से एक्ट नहीं पास करना, संविधान संशोधन बिल पास करना है, तो वो आर्टिकल 15 के द्वारा टेस्ट ही नहीं होगी। सो ये कुछ कुछ काम हुआ है। अब देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या है कि अभी इन्होंने कह दिया कि कैटेगराइजेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 15 जो है 15 लागू नहीं होता है उस पे। अब ऐसे समझिए कि मतलब जब आप बायस होते हैं दिमाग से, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव बायस, तो आप ऐसे ही सोचते हैं। जो जो आर्गुमेंट आपके विचारों को ज़्यादा प्लीज़ करता है, आप उसी पर जो है उसी उसी की तरफ बहते हुए चले जाते हैं। सो ऐसे सोचिए कि कल को महाराष्ट्र सरकार शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को महाराष्ट्र में डिवाइड करे और डिवाइड करके उसमें 3 कैटेगरी बना दे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब मान लीजिए कि कैटेगरी ए में वो केवल एक कास्ट को डाले, कहे कि महार रहेंगे। कैटेगरी बी में वो कहेगा कि केवल एक कास्ट रहेंगी, वो कास्ट रहेगी माघ। और कैटेगरी सी में मान लीजिए वो करे, जब आप डिवीजन की बात अलाउ कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब ये होगा ये चीज, सो अब यूं मानिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई एप्लीकेंट्स किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाए और वो कैटेगरी ए की पोस्ट है, तो जो व्यक्ति उस पोजीशन पर बैठा हुआ जो इंटरव्यू ले रहा है, पहले उसको क्या पता होता था कि ये व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का है। शेड्यूल कास्ट मोर और लेस मतलब आप एग्जैक्टली अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ठीक है शेड्यूल कास्ट है, चमार होगा, जाटव होगा, पासी होगा, या हम इसका एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब लगा कुछ कुछ उस जगह पर पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन तो अब जो वो कर रहे हैं उसमें उसमें कास्ट का, कैंडिडेट की एग्जैक्ट कास्ट बता रहे हैं इंटरव्यू पैनल को कि भाई ये व्यक्ति, मतलब ये जो स्कोप ओपन करता है और कास्ट जिस तरीके से ऑपरेट करती है, कास्ट कोई बैकवर्डनेस और इनसे उनसे नहीं ऑपरेट करती है। कास्ट बहुत कुछ निगेटिव चीजों से ऑपरेट करती है कि डिसगस्ट से ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल हेट्रेड हेट्रेड से हेट्रेड, हाँ, हेट्रेड, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी से। प्यूरिटी, इम्प्योरिटी, हेट्रेड, हुँ, डिसगस्ट। डिसगस्ट उसको ज्यादा बेहतरीन वर्ड या इस वजह से है कि whom you उसके can फिलोसफी। humiliate and who हाँ, are beyond, ये सारे अब ऐसे समझिए कि जो जो शेड्यूल कास्ट में जो सफाई पेशा से जुड़ी हुई जातियां हैं, ठीक है, सफाई पेशा से जुड़ी हुई जातियां जो तमाम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन वो डिसगस्ट भी फेस करती हैं कि उनको देख के जो हेट्रेड लोगों में पैदा होता है, उसका जो है
उसका इम्प्लीकेशन बहुत अलग तरीके से होता है। उसकी वजह से उन पर वायलेंस और ये तमाम चीज़ें डिफरेंट तरीके से परपेचुएट होती हैं। ऐसे समझिए कि अगर एक ऑफ़िस है, ऑफ़िस में 10 लोग, ख़ासकर ये यूनिवर्सिटीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि 10 लोग हैं एक ऑफ़िस में, जहाँ पर ऑफ़िस का रूल है कि आप किचन शेयर करेंगे, प्लेट्स शेयर करेंगे, ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। ऐसे में सोचिए कि एक शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी आए और उसमें जो है वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति अप्लाई करे, और वहाँ आप देखेंगे कि डिसगस्ट आपके डिसीज़न को अ, जो गाइड करेगा, वो ये गाइड करेगा कि जो अपर कास्ट माइंड है, उसके माइंड को डिसगस्ट गाइड करेगा। वहाँ मैं ये मानता हूँ, मैं इसको ओपनली कहता हूँ कि वो जो है वैसी जगह पर मुझे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है कि उस जाति का व्यक्ति ज़्यादा आसानी से जॉब में रखा जा सकता है, जो रिलेटिवली क्लीन्ड ऑक्यूपेशन में माना जाएगा। जैसे मैं जातियों का नाम भी ले सकता हूँ कि जो है, हो सकता है कि ऐसी जगहों पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस जाटो बिरादरी का वेस्टर्न यूपी में मिल जाए, या धोबी समुदाय के लोगों को हम लोग ये देखते हैं कि जो है ज़्यादा बहुत ढेर सारी जगहों पर प्रेफ़रेंस देते हैं लोग। वहीं पर जब हम सफाई कर्मी वाली जातियों को देखते हैं, तो खासकर उन जगहों पर जहाँ स्पेस को शेयर करना होता है, वहाँ पर उनको पूरी तरीके से गायब करने की कोशिश, या उनका प्रेफ़रेंस रिड्यूस कर दिया जाता है। ये होता है। ये जो है, ये जो अभी का मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म एक्चुअली में ये करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हम जो है उनको एंट्री कराएँगे, वो ज़्यादा बैकवर्ड हैं, इस वजह से हम उनको प्लेस करेंगे, उनको उनको ज़्यादा जॉब देंगे। लेकिन तो ऐसा है नहीं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूँ, और मेरी जानकारी में तो सिर्फ़ एक व्यक्ति वाल्मीकि समाज का प्रोफ़ेसर है, वो कौशल पवार जी हैं, और शायद ही हमने वो भी को इग्नू हाँ? इन जगहों पर नहीं। अब वो इग्नू में है, और ये बिल्कुल नहीं, नहीं है। आसानी से घुसने नहीं देंगे। साथ में यस, खाना पड़ता है, एक साथ बैठना पड़ेगा। बैठना एक पड़ता है। एक एक ही यस। माइक्रोवेव में खाना गरम होगा कैसे, मतलब यस, यस, यस। और जो कौशल जी ने जो अपनी असहज। ऑटोबायोग्राफी और एक्सपीरियंसेस जो बताती हैं, वो डिसगस्ट से ही बताती हैं, उसको लार्जली यहाँ से समझे जाने की ज़रूरत। तो ये जो है ये एक जो बड़ा खतरा है, वो यहाँ से भी मुझे दिखाई देता है कि ये जो है परपेचुएट करेगा जो है वो। और तीसरी चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, वो है कि गवर्नमेंट जो है, वो वैसे ही मैंने कहा कि अभी इन्होंने कहा एक लिस्ट, गवर्नमेंट 3, 4, 5, 6 लिस्ट बना सकती है। और जो भी जितनी लिस्ट बनाएगी, एक एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया, इसमें जोड़ना भूल गया कि अभी जो है रिज़र्वेशन जो मिलता है एक्चुअली, वो वो मिलता है रोस्टर सिस्टम से। एक 200 पॉइंट का रोस्टर है, जो अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आया है। और रोस्टर सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, वो तरीका रिजर्वेशन को जितना छोटे-छोटे भागों में विभाजित करते चले जाएँगे, उतनी ही एक्चुअली में नंबर ऑफ द सीट कम होती चली जाएँगी। जैसे कि अभी की केस में है कि शेड्यूल कास्ट का पहली सीट जो है, अगर किसी भी जगह पर सीटें आती हैं, तो पहली सीट आएगी 7वें नंबर की, आई थिंक सीट होती है। 7वें 8वें नंबर की सीट जो है, वो शेड्यूल कास्ट को मिलती है। नाउ अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मान लीजिए 3 भाग में डिवाइड हो, तो जो शेड्यूल कास्ट की सीट बनेगी, वो 8 त्रिक 24, तो 24वीं या 25वीं सीट बनेगी एग्ज़ैक्टली। मतलब जिस और डिपार्टमेंट में 24 पोस्ट नहीं होगा, वहां तक शेड्यूल कास्ट का कोई आदमी नहीं जाएगा। कोई मतलब आदमी ही नहीं आएगा। मतलब कोई शेड्यूल तो कास्ट नहीं, मतलब यस, अगर आप यस, लोग डिवीजन कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर में कि यस, वो उसमें अग्रणी है, वो पीछे है, अगर यस, 24वीं सीट शेड्यूल कास्ट को आएगी,
हाँ, अभी 7वीं आती है तब तो इतना मुश्किल है। इसी वजह से ये आईआईटी और आईआईएम में टीचर आपको दिखते नहीं है, प्रोफेसर नहीं दिखते नहीं। दिखते यस, हैं। यस। और जब ये 7वीं की जगह 24वीं सीट शेड्यूल कास्ट की फर्स्ट लगेगी, हाँ, तो मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट यूनिवर्सिटी आपको सिस्टम से जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो मतलब जीरो हाँ, ही है। एकदम ज़ीरो हो जाएगा, एकदम ज़ीरो हो जाएगा। 20 मान लीजिए 20 किसी डिपार्टमेंट में किसी ऐसी-ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मतलब क्या है, 20 सीट आई, एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 100 टीचर हैं या 200 टीचर हैं, तो कितनी आएगी? 200 टीचर पे आपकी अगर 24वीं आ रही है तो 6-7 बस हुँ, इफेक्टिवली 6-7 बनेगी टेक्निकली जो है। हुँ। तो एक ये भी बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बड़ा है खतरा है एक्चुअली। ये, मतलब रोस्टर की वजह से, हुँ, क्योंकि ना ज़्यादा डिपार्टमेंट में ना 22वीं या 24वीं सीट आएगी, ना शेड्यूल कास्ट का एक हाँ। भी आदमी नहीं जा पाएगा। यस। सो इसी वजह से जब इस पर पहली बार डिबेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि लोगों ने कहा तभी तो सारे लोग एकजुट हो गए इसको लागू यस। करवाने के लिए। हाँ, अब देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें बहुत बड़ा शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी कोई और नहीं जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी का जजमेंट बताता है, ठीक है? बेला त्रिवेदी ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है इस इश्यू पर कि उन वो जो है जो मेजॉरिटी जजमेंट है उससे सहमत नहीं है। किस ग्राउंड पे डिसेंटिंग जजमेंट दिया है? उन्होंने कहा कि जो ईवी चिनैया जजमेंट है, ईवी चिनैया जजमेंट पहले खुद ही एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट को बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तब सुनती है, जब कोई दूसरी वाली बेंच जो छोटी उससे बेंच बनेगी, वो पाए कि किसी सब्सटेंशियल इश्यू पर वो जो 5 जजों की बेंच है, उससे एग्री नहीं करती है। तब वो उसको चीफ जस्टिस को रेफर करेगी और जो है रेफर करने के बाद जो है उस पर बेंच बनेगी, बड़ी बेंच बनेगी, हियरिंग होगी। एक चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस पॉइंट पर जजमेंट्स के बड़ी बेंच के किस पॉइंट जजमेंट से किस पॉइंट पर छोटी बेंच डिसएग्री करती है, ये उसी को बताना होता है, जिसको कहा जाता है फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए क्वेश्चन फ्रेम होता है। इस वाले मामले में 3 जजों की एक बेंच बैठी, उसने कहा कि जी हम ईवी चिनैया के जजमेंट से एग्री नहीं करते हैं और बड़ी बेंच बनाइए। ईवी चिनैया के किस पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने बताया नहीं। ये मैं नहीं मैं मुझे ये बात नहीं पता थी। आज मुझे जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी के ओपिनियन देख के मुझे पता चला। सो बेला त्रिवेदी ने कहा कि नहीं जी, आप उसको रिव्यू ही नहीं कर सकते थे क्योंकि जो 3 जजों की बेंच थी उसने ये इश्यू बोला ही नहीं कि क्यों जो है क्यों वो होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? एज़ ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर अगर मैं देखूँ, लीगल स्कॉलर के तौर पे नहीं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे इसमें, जो वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे होंगे और उन लोगों ने कहा ठीक है चलो जल्दी-जल्दी जो है उसको हमें ओवर रूल करवाना है। और जिस तरीके से इस मामले में पूरी हियरिंग हुई थी, आप दोनों पक्षों को देख लीजिए कि कितना समय इसके समर्थन में आर्गुमेंट करने वालों को दिया गया था और कितना समय इसके विरोध में आर्गुमेंट करने वालों को दिया गया था। मेरे कितनी ख्याल बार से बाइफरकेशन के समर्थन में लगभग, जो मेरा अनुमान है क्योंकि कुछ हियरिंग को मैंने सुना था अरविंद जी, हाँ, लगभग मतलब 90% से ज़्यादा समय कि बँटवारा होना चाहिए इसको दिया गया, हुँ, और निश्चित रूप से 10% से भी कम समय, मेरे ख्याल से वो मतलब 5% तक भी हो सकता है, वो समय दूसरे पक्ष को दिया गया। मतलब वो हाँ, एक बहुत एक तरफ़ा सुनवाई थी, उसमें तो उसमें चीफ ये जस्टिस टाइम ही नहीं दे रहे थे इस तरफ, तो यस। मतलब बोलने से पहले ही वो टोक रहे थे। और बोलने के पहले जैसे ही कोई कुछ आर्गुमेंट शुरू करे बस तुरंत ही उसको इंटरप्ट करके उसका पॉइंट खत्म कर दीजिए, उसको कहिए नहीं आप रिटर्न सबमिशन करो, ये करो वो करो। तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल इसमें 2-3 चीजें यही बताती हैं कि जो है इसको कुछ कुछ पार्टीज ग्रुप्स चाहते थे कि इसको हम जो है कोर्ट से करवा लेते हैं, बाहर से नहीं करवा पाएंगे और कोर्ट की लेजिटिमेसी ज़्यादा है और जो है इस पे हो जाएगा। लास्टली जो मैं कहूँगा एक थोड़ा-सा इस मामले में मुझे थोड़ा निराशा भी हुई थी कि एक तो शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स ने इस मामले को मुझे लगता है बहुत शिद्दत के साथ उठाया नहीं। क्योंकि जब ये सुनवाई हुई भी
सुनवाई के समय मा किसी तरीके से हम लोगों ने कोशिश करके एक आध वकील भी खड़ा कर दिए, तो लोग उसको तब भी उसको नहीं सीरियसली ध्यान दिए। सीरियसली क्या और क्या ही तो ध्यान देंगे ना अरविंद जी। हाँ, अब जज तो देवता होता है, जज तो जज निष्पक्ष यस, होता है, जज ही संविधान बचाएगा, सरकार से यस। खतरा है, ये तो ट्रैप में यहाँ फंसे हुए थे ना। और अब लगातार आगे सर मैं पे, अब देखिए ना सर पे कहाँ से हाँ, आया है, कोर्ट से आया ना फाइनली। और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो कोर्ट की तरफ से है। गवर्नमेंट से कहाँ से और आएगा? गवर्नमेंट को फिर चुनाव लड़ना है, चुनाव हार जाएगी, ज्यादा नाटक तो कर नहीं सकती है ना वो और तो। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। उधर से बता दिया गया कि देखो जी खतरा जो है तुम्हारा तो तुम्हारा खतरा जो है सरकार से है, और लोग उसको लेकर एकदम बावले हो गए। और ये जो है पूरा का पूरा बाय द एंड जो है ये इशू अब आ गया। थोड़ा-सा शेड्यूल कास्ट के साथ एससी एसटी एक्ट पे भी खतरा तो कोर्ट से आया ना, मतलब कोर्ट देख से रहे आया हैं था। लोग अपने आंखों के सामने से। प्रमोशन एससी एसटी रिजर्वेशन एक्ट, नागराज केस कोर्ट से आ रहा है, जा रहा है। यस, क्रीमी लेयर का पूरी बहस शेड्यूल कास्ट में शुरू करा रहा है सुप्रीम कोर्ट, इसमें इंदिरा साहनी में। यस, जर्नैल सिंह केस में आपका और शर्तें कड़ी कर दी जा रही हैं। आपका यस, एससी एसटी एक्ट आपका निरस्त करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ यस, पर फिर बंटवारा और क्रिमिनल करा रहा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन खतरा लोग कहाँ से बता रहे हैं? अरे सरकार से खतरा। अरे सरकार अगली बार फिर चुनाव में आ गया, फराद हो गया, यू हैव या दैट अथॉरिटी एटलीस्ट टू एटलीस्ट डिबंक द गवर्नमेंट, बट यू या मतलब आपके लिए फिर देता है। न्याय का मंदिर है भैया, लो न्याय का मंदिर से आ गया फैसला, आप झेलो। आ गए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मैंने जो है अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस गवई कह रहे हैं कि चूँकि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, तो उनके जजमेंट को लोग मतलब ये ये वे वेरीफ़ाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि देखो जी शेड्यूल कास्ट का आदमी कह रहा है। जस्ट इस पर भी एक लास्ट पॉइंट मैं रख देता हूँ कि जो एक 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 आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर गोपाल गुरु ने, उसका नाम है दलित क्रिटिक टू लिबरल डेमोक्रेसी। जिसमें वो बताते हैं कि जब जो है किसी भी समुदाय के 1-2 व्यक्ति को नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है, किसी जगह पर एक आदमी को रख दिया जाए और बाकी उसके चारों तरफ जो है अलग-अलग समुदाय के लोग हों या एक समुदाय के लोग हों। तो ये इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि जो व्यक्ति जिस समुदाय का है, वो अपने समुदाय के प्रति ज़्यादा रिग्रेसिव हो। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जज और एक महिला जज, जैसे एक महिला जज के बारे में जजेस कहते थे कि वो उनके पास जब डाइवोर्स की केसेस जाती थी, तो वो उसको बहुत ही महिलाओं के प्रति बहुत ही रिग्रेसिव तरीके से उस पर जजमेंट देने की कोशिश करती थी। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो जजों की साइकोलॉजी या किसी की भी साइकोलॉजी होती है, अल्टीमेटली जज भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो साइकोलॉजी ये होती है कि जब आप किसी समुदाय के बीच में बैठे हुए हों, तो आप कुछ भी बोलते हैं या आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि आप खुद को साबित करें कि आप रैशनली सोचते हैं। आप जो है अपने धर्म या जाति या अपनी लिंग की पहचान के बेसिस पर नहीं सोचते। इस बात का दबाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन की थियरी है, उसमें कहा गया कि जब तक महिलाओं की संख्या किसी संस्था में 1/3 नहीं हो जाती हैं, तब तक उस संस्था में महिलाओं के हित की बात जो महिलाएँ रहेंगी, वो नहीं कर सकती हैं। क्योंकि वो अपने आप को कन्फर्म करने की कोशिश में बिजी रहती हैं कि जो पुरुषों के वैल्यू सिस्टम है उनको कन्फर्म करने की वैल्यू में बिजी रहती। तो उस चीज को हम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी देख सकते हैं कि जो एक दो चेरी पिकिंग वाले जो एक आध जज हैं, और खासकर इन लोगों के लिए तो लिख के भेजा जा रहा है ना कि हम जो है इनको जज अपॉइंट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हैं। तो अब ऐसे में इन जजों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मेंटल प्रेशर भी रहेगा कि जो है कि हमको साबित करना है जी कि हम जो है हम जातिवादी नहीं हैं, कुल मिला के ये समझ लीजिए मोटे तौर पे। तो ये जो है इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा ये आर्ग्यू करूँगा कि जो है रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में होना चाहिए।
सो दिलीप जी, मुझे लगता है एक आध 2 सवाल ले लिया जाए और जो है मैंने मोर ऑर लेस सारा कुछ तो बोल दिया है। हेलो? फाइन। तो इसमें देखिए सवाल तो बहुत सारे आए हैं, लगभग 90 के आसपास सवाल आए हुए हैं। अच्छा। इसमें एक तो मतलब मुझे लगता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट में भी, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट में अभी हुँ, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन एक तरह से जो रिजर्वेशन जैसी चीज है उसके खिलाफ जो फैसला आया, उस फैसले को के भी लीड ऑथर जो हैं वो ब्लैक हैं। तो ये हाँ। आपने जो कहा उसका उसको एक तरह से उस आर्गुमेंट को ये एक और तरीके से इसकी पुष्टि होती है। ये प्रॉब्लम आ सकती है। वी डोंट नो द माइंड ऑफ एनी पर्सन, वी कांट डू द फोरेंसिक और एनीथिंग वट एवर। हमें तो क्या उसका आर्किटेक्चर पता होगा दिमाग के अंदर का, बट ये होता रहा है, मतलब कैन सी द इंस्टांसेस दिस हैपेंड। एक हुँ, तो ये है। इसमें एक जो सवाल मतलब देखिए बार बार इसमें आ रहा है कि इसको जो कंस्टिट्यूंट असेंबली डिबेट है, अगर उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से बुनियाद की ईंट माने कि उसी पर कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसी से देश चल रहा है, और वो उसका उसका जो कंसेंसस है उसको आमतौर पर वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था कंस्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में, ये क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल आ गए। हम तो सवालों की संख्या 129 हो गई है, काफ़ी ज़्यादा सवाल है। लेकिन आप अगर एक ये बार बार सवाल आ रहा है कि संविधान सभा की जो सहमति है हाँ। उसको इस फैसले ने कैसे तोड़ा। तो एक संक्षेप में आप एक तरह, हालांकि आपने इसको डिटेल में बताया है, लेकिन इसको आप अगर संक्षेप में एक बार रिकैप कर दें तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू और पटेल और मौलाना आज़ाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इन सब लोगों ने जब संविधान बनाया, मतलब पटेल, ये सारे लोग, मतलब उसमें टीटीके से लेकर तमाम तरह के लोग थे, मतलब भारत की निर्मित जिनके माध्यम से हुई है, जिससे देश बनाया, उनकी क्या क्या कंसेंसस था, उस कंसेंसस को इस फैसले ने किस तरह से तोड़ा है, ये हाँ। आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर सकें तो। देखिए, इसमें 3 चीज़ है। पहला इश्यू ये है कि शेड्यूल कास्ट का क्लासिफिकेशन जब हो रहा मतलब करने की बात की जा रही, तो पहला इश्यू ये है कि अगर मान लीजिए कि पहला है होता है कि क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि क्या क्लासिफिकेशन कौन कर सकता है? तो शेड्यूल कास्ट के क्लासिफिकेशन को अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि ठीक है, क्लासिफिकेशन हो सकता है। सो इसको कौन कर सकता है? इसके लिए संविधान सभा में इसको लेकर देखिए, जब संविधान सभा बन इस पर बात कर रही थी, तो उस समय ये उनके दिमाग में ये कहीं से आइडिया ही नहीं था कि जो है शेड्यूल कास्ट को 2 भागों में या 3 भागों में विभाजित करना है। उनके दिमाग में मतलब एक बहुत क्लियर कट आइडिया था कि जी ये अनटचेबल कास्ट है। ये इतनी-इतनी आइडेंटिफ़ाई हुई है और इसको शेड्यूल कास्ट के तौर पे आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा। तो एक संविधान चीज़ ने ये तो था, बकायदा एक लिस्ट बना के ही दे दी थी, और बना उसमें के उनको लिस्ट भी दिया उनको कि अगर यही बंटवारा लिस्ट करना है। था तो कर चुके होते ना, वो उनको बँटवारा करना होता तो वो खुद करके करके जाते या भाई। प्रोविजन कर जाते एटलीस्ट। पहला जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें पूरा बाकायदा शेड्यूल कास्ट का नाम लिखा हुआ था। और दूसरी चीज संविधान निर्माताओं ने एक चीज और भी किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को, संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है। और वो अमेंडमेंट की उन्होंने पावर दिया था कि जो है अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास होगी 2/3 बहुमत आर्टिकल से। उसको 368 में पूरा मतलब 368 में प्रोविजन। वो उस अमेंडिंग पावर का यूज करते हुए वो अमेंड कर सकता है जो है कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मान लीजिए कि 340 को अमेंड ही करना हो या चेंज ही करना हो, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, फिर मतलब वो आप स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि ये वाला राइट जो है ये संविधान सभा या भारतीय संविधान संसद को देता है कि यस वो इसको संसद अमेंड को। करना हो तो कर ले, वो कर लेना, उसको उससे कल जनता पूछ भी लेगी ना, भैया तुमने क्यों किया ये। और दूसरी अब चीज ये ये तो है ये कि तो जज को क्या पूछेंगे, रिटायर हाँ, होकर कहाँ गवर्नर बन के कहाँ बैठ जाएंगे, कहाँ राज्यसभा चले जाएंगे, इनसे तो देखिए आप क्या 3 चीज़ें हैं सर, 3 चीज़ें हैं। शेड्यूल कास्ट के मामले में संविधान सभा बहुत जो है क्लियर कट जो है वो उस मामले को लेकर बहुत क्लियर कट उसके पास आइडिया था। पहला आइडिया ये था कि कोई भी चीज़ जो शेड्यूल कास्ट के मामले में जो पार्लियामेंट इनिशिएट करेगा पार्लियामेंट में, वो इनिशिएशन ऐसे नहीं हो सकता है कि कल को एक पार्लियामेंट्री एक मेंबर बिल रख दे। मान लीजिए कि
एक एमपी जो है पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल रख दे और वो कह दे कि जी हम तो शेड्यूल कास्ट को 2 भागों में विभाजित करने का हम एक बिल रखते हैं। सो ये चीज, वो बिल, उस तरह का बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा जो जो स्कीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिजाइन किया था। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको प्रपोजल जो है वो उनके हिसाब से एस सी एस टी कमीशन से आना चाहिए, मतलब स्पेशल ऑफिसर से जो बाद में एस सी एस टी कमीशन हुआ, उससे आना चाहिए। तो उनका उनका आइडिया ये क्लियर है क्योंकि वो देखेगा ना, जजेज ने क्या है, ये तो 4 लोगों की पंचायती है, कि 4 लोगों की पंचायती है, 4 लोगों ने बैठ के कर दिया, जो चौराहे का गॉसिप है, जो जो जजमेंट की हियरिंग है उसको देखेंगे तो वहां जो बातचीत हुई है वो चौराहे की गॉसिप है, कि जी वो तो फलाना कमजोर है, फलाना वीक है, फलाना एक्स है या वाई है, जो भी आप बाहर गॉसिप में करते हैं उसको आप ले जाके वहां कर देते हैं। तो पहला इशू ये है कि कोई भी जो जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो इशू था वो तो पहले चीज तो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट से आना आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट भी तब आ सकता है जब उसको लेकर एससी एसटी कमीशन ने कोई रिकमेंडेशन दिया हो अपना स्टडी करा के। ये भी नहीं है कि वो ऐसे ही हवा में कह देगा कि हाँ चलिए वो है, उसके लिए उसका रीजनेबल बेसिस होना चाहिए, वो स्टडी कराता है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस सी एस टी कमीशन कि वो जो है जो शेड्यूल कास्ट से मैटर्स हैं, पर्टेनिंग मैटर हैं, ये उनको देखना है, उनका काम है कि उसको राष्ट्रपति को देना। राष्ट्रपति फिर जो है उनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के टेबल पे रखवाता है, वहां से फिर डिसीजन होगा कि हाँ क्या किया जाना है। उसके बाद इट इज ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू टेक केयर, दैट्स वन थिंग। सेकंड चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स तो इस बात को लेकर बहुत ही क्लियर थे कि जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो उन्होंने कहा कि बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया होगा, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की पावर दी गई थी। अब जो क्राइटेरिया अदर बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने, अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया इवॉल्व हुए आजादी के बाद, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि ये क्राइटेरिया आप शेड्यूल कास्ट पे भी लागू होंगे या शेड्यूल ट्राइब पे भी लागू होंगे। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यही यही जो है बेसिक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इस वजह से ये जजमेंट एक तो रिग्रेसिव है, मतलब मैंने एज यूजुअल कहा कि आरक्षण के इतिहास में ये सबसे रिग्रेसिव जजमेंट है, सबसे खराब जजमेंट है जो अब तक दिया गया है। एक चीज और अरविंद जी, आखिरी सवाल, एक तरह से एक दो हम लोग शायद और ले सकते हैं सवाल, तो नंबर सवाल की संख्या लगातार बढ़ रही है, मुझे पता नहीं इतने सारे सवाल हम लोग कैसे लेंगे। हो सकता है कि एक बार फिर से हम लोग को करना पड़ सकता है इसको स्पेस, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1000 लोग सुन रहे हैं और 156 सवाल आ चुके हैं या कमेंट तरह के भी आ रहे हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, इन दोनों को संविधान ने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है। ओबीसी का रिजर्वेशन का आइडिया आने से बहुत पहले शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन सेटल्ड हो चुका था। ओबीसी का रिजर्वेशन संविधान सभा में बहुत बाद में आता है, उससे पहले वो आर्टिकल 335 के फॉर्म में आ गया था कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाएगा सब्जेक्ट टू डिफरेंट प्रोविजंस, राइट। और ये जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, ये एक तरह से मतलब बहुत स्पष्ट तरह से ही बहुत ये था कि जो राजकाज में माइनॉरिटी माने गए थे, उनका जब ये उनको लेकर जब चर्चा हुई थी, उसके अंदर ये चर्चा हुई थी। और ओबीसी का रिजर्वेशन एक तरह से उसके बाद मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट के तौर पर बाद में आता है। अभी इस बार का जो जजमेंट है, मुझे यहाँ पर ज्यादा एक खतरा दिख रहा है कि इन्होंने ओबीसी का आरक्षण और शेड्यूल्ड कास्ट का आरक्षण को बराबर तौल दिया इस बात कि इसमें भी तो बैकवर्डनेस होगा क्राइटेरिया, और बैकवर्डनेस के आधार पर आप अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की होमोजेनिटी थी कि बैकवर्डनेस और ट्राइब होना, ये जो दो दो होमोजेनिटी के कोर क्राइटेरिया थे, उसमें इन्होंने बैकवर्डनेस को डाल दिया है। और ये मुझे लगता है कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को लॉन्ग टर्म में बहुत तरीके से इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आज भी देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है
उसकी सीटें खाली रखना इनके लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, उसमें इनका यस। जाता है। ओबीसी का रिजर्वेशन बच्चों का खेल है, वो तो मतलब एक क्लर्क के लेवल पे मैनेज कर लेते हैं कि जी नहीं ऐसे हुआ करके, पूछने वाला भी उस तरह से कोई नहीं है। ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा अब जाके मिला है, उसमें उसका भी जो हाल है वो एक अलग कहानी है। तो अगर दोनों को एक साथ रख देंगे तो इसका मतलब कि दो अनइक्वल को ये इक्वल मान ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सैद्धांतिक मेजर लैकुना पैदा कर रहा है ये जजमेंट, और इस वजह से ये जजमेंट ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ओबीसी को जो प्रोटेक्शंस नहीं है वही अब स्थिति शेड्यूल कास्ट की भी बिल्कुल बना दी गई है कि आपका भी आरक्षण सब्जेक्ट टू राज्य सरकारों के विम्स एंड फेंसेस, उनके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, वहाँ के पुल्स एंड प्रेशर्स। कल को हो सकता है कि राज्य सरकार ये भी कह दे कि भाई ठीक है 1950 की लिस्ट में मॉडिफिकेशन का जब अधिकार मिल ही गया हमें, तो हाँ। हम मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी डाल देंगे। जब यस आप यस, कुछ भी। रास्ता रास्ता आपने खोल दिया है, हाँ। तो रास्ते से क्या क्या आएगा ये तो बाद में तय होता रहेगा, लेकिन रास्ता तो आपने खोल दिया ना। आज की तारीख में कोई केंद्र सरकार हिम्मत नहीं कर रही है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर हम मुस्लिम या क्रिश्चियन को डाल दें, क्योंकि 1950 का वो जब अम्बेडकर साहब लॉ मिनिस्टर थे तब का ऑर्डर है कि नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको तो यहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब होल वो खोल दे रहे हैं, जहाँ जहाँ से क्या क्या भी आएगा पता नहीं ना। जब आपने एक बार राज्यों को इसके राइट्स दे दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो तब फ्लडगेट खोल दे रहे हैं ना, इसके बाद तो बाढ़ ही आएगी ना। यस, तो उसमें यहाँ एक चीज एक जो हो रहा है ना कि देखिए, जो वर्ड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा गया है, शब्दों में उनकी मीनिंग क्या होगी ये जज बता रहे हैं कि ये मीनिंग होगी। ठीक। कि वो कह रहे हैं कि वो कल को कह देंगे कि जी शेड्यूल कास्ट का मतलब वो है कि जो शिक्षा में पीछे हैं बस। ठीक। वो कल को बोल सकते हैं। और यही मतलब एक शब्दों में, अगर एक शब्द में मैं अगर इस पूरे जजमेंट को समराइज करूं, तो वो ये तो वो ये है। वो कह रहे हैं कि जी क्या होता है शेड्यूल कास्ट का मतलब, ये हम बताएंगे। क्या होगा ओबीसी का मतलब, ये हम बताएंगे। उसका मतलब क्या होगा, ये हम बताएंगे। ये मेजर प्रॉब्लम है शेड्यूल कास्ट के साथ में। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको देखते हुए मैंने बीच में ये चीज लिखा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो परिवार जो है, या जो जातियां या जो परिवार जो पिछड़े रह गए हैं, उनको जो है बेनिफिट नहीं दिया जाए। बल्कि उसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें ये कहा था कि रेदर देन सब क्लासिफिकेशन, आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को एज इट इज रखे रहिए, जो है लिस्ट उसमें आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर दीजिए कि ठीक है भाई, जिसका फादर जो है नहीं जो है वो गवर्नमेंट जॉब में रहा है, उसको हम कुछ एडिशनल मार्क्स दे के लिवरेज आउट कर देंगे। महिलाओं के हाँ, केस में है डेप्रिवेशन कि पॉइंट्स टाइप का कुछ एक बना सकते हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट टाइप का इंडेक्स उनको बना आप दे के आप दीजिए। वो भी कर सकते हैं। तो नहीं, लेकिन उससे क्या। अभी इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि मतलब इंडियन हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हर जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके डिफिनीशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अंदर लिखा, आर्टिकल यस। 366 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको शेड्यूल कास्ट की एक डिफिनीशन स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि शेड्यूल कास्ट क्या होगा। मतलब हाँ मैं आपको एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन में निकाल के देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, वो हाँ। सही बात है। हाँ, 24वें शेड्यूल। नंबर पे है शेड्यूल कास्ट की डिफिनेशन लिखी हुई है कि शेड्यूल यस। कास्ट मींस सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट ऑफ और ग्रुप्स विद इन सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पस यस। ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यस। डिफाइंड है कि आर्टिकल 341 में जो जिस तरह से डिफाइन किया गया उसी को शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। तो शेड्यूल हाँ कास्ट की डिफिनेशन जब कोर्ट बदल रहा है कि नहीं बैकवर्डनेस भी उसका एक आधार हो गया है, हाँ, ये तो मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया ना, जो अधिकार आपको है ही नहीं। आप उसने क्या कॉन्स्टिट्यूशन किया है अमेंड कर देखिए। सकते हैं, वो जो उसने। कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका यस। इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। आपने तो रीराइट कर दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपने शेड्यूल कास्ट में बैकवर्डनेस डाल दिया तो। अब बैकवर्डनेस डाल दिया तो क्रिमिनल लेयर भी आएगी उसमें, रुपये की शर्त भी आएगी, तो मतलब इसमें तो पता नहीं क्या क्या डालेंगे ये। तो उन्होंने अब एक तो जैसे ओपन कर फॉर दिया कि देखो, एग्जांपल। यस। अगर संविधान बदले हुए संविधान में या तो आप इस क्लॉज को बदलते कि नहीं
शेड्यूल्ड कास्ट मींस सच कास्ट रेसेस और ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ द ग्रुप्स व्हिच सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स। ठीक है, यस। कर लो, हाँ, इसको चेंज करा लो ना पहले, हाँ। अमेंड करा लो, उसके बाद जो जैसे नाचना है नाचो, लेकिन पहले मतलब आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में है और आपने उसकी व्याख्या बदलने की जगह कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। और बहुत ही जो है बहुत ही इसमें बहुत बदमाशी है। जैसे देखिए, जो 341 में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है, उसके लिए 366 या 386 में जहाँ संविधान के अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ का थ्री डिस्कशन सिक्सटी है, सिक्स है अरविंद जी। 366, हाँ, यस। वहाँ से जो है उसको डिफाइन किया गया है कि शेड्यूल कास्ट का मतलब है कि जो कास्ट और क्लास जो है 341 में आइडेंटिफ़ाई की गई हैं। अभी ये क्या कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट का वो भी मतलब होगा कि जो आर्टिकल 16(4) में डिफाइन की जाएँगी। 16(4) में एनी सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीज़न कह रहे हैं कि वहाँ से उसकी डेफिनिशन हम ड्राइव हाँ, करेंगे। यही हुआ ना, यही 366 से नहीं करेंगे। खेल यही हुआ असल में। 366 के डेफिनेशन को इन्होंने बदल के उसमें 16 को इंक्लूड कर दिया कि अब, लेकिन अब अरविंद जी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं महसूस कर रहे हैं नहीं। कि मैं संविधान के लिखी हुई एक चीज का अर्थ बदल दूंगा। हुँ, मतलब आलू का मतलब गोभी हो जाएगा अब से, यस। लेकिन इसके लिए मैं संविधान को भी नहीं बदलूंगा। नहीं, हाँ, ये हो रहा है। अभी जल्दी ही 28 जून को जो है मैंने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ अटेंड किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं स्पीकर था इस पर शेड्यूल कास्ट के राइट्स पर बोलने के लिए। उसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कृष्णास्वामी बोल रहे थे और वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशन देश में बड़े कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म के स्कॉलर माने जाते हैं। उन्होंने भी इसी इसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि जो संविधान है अब वो बदले जा रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन से बदले जा रहे हैं। और इंटरप्रिटेशंस जो है, वो इंटरप्रिटेशंस कोर्ट कर रही हैं, वो इंटरप्रिटेशन सरकारें कर रही हैं। संविधान को बदलने के लिए अब सीबीआई चीफ की पार्लियामेंट और नियुक्ति में अब यस, चीफ जस्टिस भी कमेटी में बैठेगा। अब सीबीआई चीफ के खिलाफ मुझे कोर्ट में जाना है तो मैं क्या बोलूं कि आपने जिस आदमी को नियुक्त किया वो बदमाश है। वो बदमाश यस। उसी तरह से आप ये घुसना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन इलेक्शन कमीशन में। कमीशन के खिलाफ जो कोर्ट में केसेस होते हैं, कोर्ट उसको सुनवाई करता है तो और आप फैसला अपने देता है। अपने आपने ही ही अगर जजमेंट के उसको, खिलाफ कैसे अगर सुनवाई सुप्रीम करेंगे? कोर्ट ही उसको नियुक्त करेगा हाँ। तो हम शिकायत किसके पास लेके जाएंगे भाई। हाँ, तो ये सब जो बेसिक प्रेमाइस है डेमोक्रेसी की, सेपरेशन ऑफ पावर, ये वो उसके उसके अगेंस्ट, और इट इज़ टोटली बेसिकली ये केवल और केवल मतलब जो न्यायपालिका के माध्यम से जो राजनीति होती है, ये हम्म। उसका आउटकम है। और न्यायपालिका के माध्यम से देश में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पॉलिटिक्स होती है। वो जो समुदाय होता है, इसको हम लोगों को लोकल कोर्ट से बहुत अच्छे से पता चलता है कि मेरे कुछ जानने वाले जो एसडीएम वगैरह हैं, एडीएम वगैरह हैं, वो लोग बताते हैं, कहते हैं कि हम लोग अगर किसी कुछ कुछ जिलों में ऐसा है कि अगर कहीं पर हम लोग जो है किसी अपर कास्ट बदमाश को जो है जिला बदर कर दें, तो कहे पूरे वकील जो अपर कास्ट के होते हैं, वो हड़ताल कर देते हैं। कहते हैं कि जी ये तो बदमाश हैं, ये वो हैं, तो कहे ऐसे में जिला प्रशासन को काम नहीं करना, हम लोग काम ही नहीं कर पाते हैं ठीक से। सो खैर, सो ये बेसिकली जो एक पूरी की पूरी लॉबी है वकीलों की, जो एसेंशियली अपर कास्ट लॉबी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होती है वो और टॉप कोर्ट तक जाती है। ये जो है, ये इसने पूरा एक सिस्टमैटिक कंसेंसस बनाया है और ये कंसेंसस हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो कि अब लोग जो है धीरे-धीरे टॉप पोज़ीशंस पर अब आना शुरू हो गए हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि जो है इसको ख़त्म किया जाए धीरे-धीरे, जो हाँ, है कास्ट रिड्यूस अगर किया जाए। बाइफरकेशन कर दिया तो अभी जो मतलब यूनिवर्सिटीज में चलिए 5% 8% शेड्यूल कास्ट चला गया है, यस। ये तो रुक ही जाएगा ना। मतलब 3 हिस्से में बांटते ही वो रोस्टर जो बनेगा हाँ, उसमें पहली 24 एक डिपार्टमेंट, मतलब 24 पोस्ट कहाँ आ रही है, फालतू नहीं आ बात है। रहे, नहीं आ हम्म। रहे, और भी बहुत जगह पर कोई पोज़ीशंस नहीं आएँगी। और उसके बाद इसमें एनएफएससी के पास सही है। इसमें जानते हैं क्या लोगों को मिल सकता है? हम्म। इसमें क्लर्क की नौकरी थोड़ा बहुत मिल जाएगी लोगों सिपाही को, मिल जाएगी, मतलब कि वहां पे जहां क्लर्क पर। की मिलेगी, सिपाही की मिलेगी और आपको हो सकता है कि यही जो छोटा-मोटा क्लास सी की जो नौकरियाँ हाँ, होती हैं, उस पर 4,000 5,000 जब वैकेंसी आएगी तब आएगी, हाँ, मतलब। हो सकता है कि उस पर थोड़ा-सा डाइवर्सिटी भी दिखाई देना शुरू कर जाए आपको अलग-अलग जातियों का।
लेकिन तो जैसे ही आप सेकंड लेयर पे जाएँगे, थर्ड लेयर पे जाएँगे जैसे-जैसे टॉप ऊपर टॉप बढ़ते जाते जाएँगे, जाएँगे, आपका मतलब नंबर खत्म हो जाएगा नंबर खत्म होता चला और एक जाएगा। टॉप का आदमी तो नीचे के 1000 आदमी के बराबर ही होता है ना अरविंद जी। एनीवेज़, यस, तो मुझे लगता है कि अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं अरविंद जी, और बाकी तमाम जो सुनने वाले सुधि श्रोता हैं, उनसे मेरा ये भी निवेदन है कि थोड़ा इसको लेकर चर्चा करें। ज़रूरी नहीं कि आप हम जो कह रहे हैं उसको मानें, लेकिन जजमेंट को एटलीस्ट एक बार देख लें। थोड़ा आपस में बातचीत करके देख लें कि मतलब अपने समाज के अंदर चर्चा को ले जाएँ कि ये क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। अपने लोकल वकीलों वगैरह को जजमेंट पढ़ा के पढ़वाएँ उनसे कि भई क्या है ये जजमेंट, कैसे इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि इम्पैक्ट करेगा ये तो तय है। क्या इम्पैक्ट करेगा इसको समझने के लिए अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और अपने जो रिसोर्सेज़ हैं, वो दोनों को यूज़ कीजिए। और थोड़ा-सा इसको मतलब मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी देखिए, मतलब इसमें इसमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर आपको मतलब अभी भी अगर आप विलेन के तौर पर कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को, कभी सपा को, कभी फलाना-ढिमकाना पार्टी को आप अगर ढूँढते रहेंगे, वहाँ पर विलेन ढूँढेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के मामले में विलेन आप फिर गलत जगह ढूँढ रहे हैं। क्योंकि यस, कितनी भी बदमाश सरकार हो, चुनाव का जो भय है वो उसको बेलगाम होने से रोकता है। कोर्ट्स को बेलगाम होने से रोकने के लिए अभी मेथोडोलॉजीज़ आपके पास नहीं है, ना उनका इम्पीचमेंट या उनको हटाने की प्रोसेस शुरू हो पाती है आसानी से। 50 हाई एमपी का साइन चाहिए तब शुरू था। इम्पीचमेंट मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी का हुआ भी नहीं है। ना आप उसको हटा सकते हैं, ना आप उसके सिलेक्शन में सरकार या जनता की या किसी भी की भी कोई हिस्सेदारी है। तो वो ज़्यादा बेलगाम होने के उनके ज़्यादा खतरे हैं, और ग्लोबली इसको माना जा रहा है। आज ही मतलब बाइडेन ने कल रात ही कहा है कि मतलब बहुत सीरियस एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट भी किया है कि वो क्या गिफ्ट लेते हैं, कैसे करते हैं, कैसे वो रिश्तेदारी निभाते हैं, उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। अब अमेरिका की डेमोक्रेसी इतनी पुरानी और रोबस्ट डेमोक्रेसी है कि वहाँ का प्रेसिडेंट मतलब जजों की मतलब सीधे गर्दन पकड़ के उनसे जवाबदेही मांग लेता है। भारत में तो मतलब इतना मैंने लिखा भी है कि मतलब इतना छुई मुई कोर्ट है कि हाय मुझे मेरे तरफ देख लेते हैं लोग, हाय मुझे छू लेते हैं, हाय मेरे बारे में बोल दिया तो कंटेम्प्ट कर देंगे। तो ये यहाँ थोड़ा मतलब डेमोक्रेसी चूँकि अभी बन रही है एक तरह से। 70 साल राष्ट्र के जीवन में लंबा समय नहीं होता, आदमी के लिए बहुत बड़ा समय है 70 साल। राष्ट्र तो मतलब लंबे-लंबे समय से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन की भी हिस्ट्री मतलब आप समझिए कि करीब अब तो 400 साल होने जा रही है लगभग, मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पहला कॉन्स्टिट्यूशन माने रिटन तो मतलब ये क्राइसिस एक तरह से मेरे ख्याल से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इसको चर्चा करेंगे मुझे उम्मीद है। वीडियो ये जो स्पेस है ये रिकॉर्डेड है, आप लोग चाहें तो इसको बाद में भी शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया अरविंद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक